मैं डॉक्टर मनीषा महापात्र, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर से। मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के पेपर प्रथम उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय परंपराएं, इसमें यूनिट 2 में मैक्स वेबर की नौकरशाही के सिद्धांत पर आज आपसे चर्चा करूंगी। मैं इस नौकरशाही के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए नौकरशाही क्या है, नौकरशाही का अर्थ, कानूनी सत्ता के रूप में नौकरशाही और वेबर के शब्दों में नौकरशाही, इस पर मैं आपको प्रकाश डालूंगी। जर्मन समाजशास्त्री, संस्थापक समाजशास्त्र के पिता मैक्स वेबर ने अधिकारी तंत्र या नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले ये पहले समाजशास्त्री हैं। अधिकारी तंत्र का अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी, फ्रेंच शब्द ब्यूरो, ग्रीक शब्द क्रेसी से मिलकर बना है। क्रेसी का अर्थ तंत्र या शासन से है, अर्थात शाब्दिक अर्थ में कार्यालय या दफ्तर या विभाग में बैठे या मेज के पीछे बैठे अधिकारी से है, जो शासन के माध्यम से औचित्य प्रमाणित करते हैं। यह एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें योग्यता, निष्पक्षता तथा मनुष्यता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। नौकरशाही का अर्थ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संचालित शासन प्रणाली। इस शब्द का प्रयोग प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यकलापों तथा कार्य पद्धति दोनों का बोध कराने के लिए एक सामूहिक शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कानूनी सत्ता के रूप में नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित अवैयक्तिक व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश की औपचारिकता वैधता प्राप्त है। वेबर ने नौकरशाही का जो मौलिक अर्थ बताया है कि ज्ञान के आधार पर नियंत्रण करना, यही विशेषता इसे तार्किक बनाती है। इसके पश्चात अब मैं आपको नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। इसकी सबसे पहली विशेषता है अवैयक्तिक संबंध। अधिकारी तंत्र में अधिकारियों व कर्मचारियों का सत्ता के साथ अवैयक्तिक संबंध होते हैं, अर्थात वे व्यक्तिगत रूप से सत्ता से अलग होते हैं। वे केवल औपचारिक रूप से ही सत्तायुक्त पद से जुड़े होते हैं। दूसरा है संस्थानात्मक संगठन। अधिकारी तंत्र में विभिन्न कार्यालयों में स्पष्ट रूप से ऊंच नीच पद की व्यवस्था होती है। संगठन का प्रशासकीय ढांचा उच्चतम और निम्नतम अधिकारियों के बीच कई सोपान में होता है। तीसरा, एक निश्चित एवं विशिष्ट कार्य। नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र को निश्चित ढंग से बांट देने का सिद्धांत होता है। यह विभाजन कानून या प्रशासनिक नियमों के अनुसार किया जाता है। चौथा पॉइंट है अधिकारी तंत्र में भर्ती। इस व्यवस्था में अधिकारियों व कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया का आधार प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार के द्वारा होता है। पांचवा पॉइंट है तकनीकी योग्यता। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति तकनीकी योग्यता के आधार पर होती है। प्रत्येक पद की अहर्ताएं या योग्यताएं निर्धारित होती हैं, जिन्हें व्यक्ति को पूरा करना होता है। छठवां पॉइंट है कार्य के बदले वेतन। नौकरशाही में अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य के बदले वेतन का प्रावधान है। फिर सेवानिवृत्ति, उसके बाद पेंशन का अधिकार होता है। पेंशन का निर्धारण पद व सेवा की अवधि पर निर्धारित होता है।
7वां पॉइंट है व्यक्तित्व में भेद। व्यक्ति का एक दलीय व्यक्तित्व होता है, दूसरा सरकारी व्यक्तित्व होता है। जब वह कार्यालय से बाहर रहता है तो वह दलीय व्यक्तित्व होता है, और जब कार्यालय में आने पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सरकारी हो जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पदाधिकारी अपने व्यक्तित्व कार्यों में दलीय व्यक्तित्व का प्रयोग न करें। 8वां पॉइंट व्यवस्थित अभिलेख। इस व्यवस्था में फाइलों, कागज़ों, अभिलेखों, लिखा पढ़ी आदि को महत्व दिया जाता है। पदाधिकारियों को अभिलेखों और दस्तावेज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है और सुरक्षित और वैज्ञानिक ढंग से रखा जाता है। पदाधिकारी इन्हीं फाइलों में उलझे रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उनका प्रमुख कर्तव्य जनता की सेवा करना है। नौकरशाही में उन्हीं व्यक्तियों को ध्यान दिया जाता है जो कार्यकुशल होते हैं और मेधावी होते हैं। अधिकारियों में इतनी कार्यकुशलता होनी चाहिए कि वे अपना कार्य व्यवस्थित तरीके से करें, साथ ही अधीन पदाधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रख सकें। 10वां पॉइंट है कार्यों की गोपनीयता। सरकारी व्यवस्था में सरकारी कार्यों की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। कोई पदाधिकारी सरकारी कार्यों की गोपनीयता को समाप्त नहीं कर सकता है। 11वां पॉइंट है प्रशिक्षण। नौकरशाही व्यवस्था में भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करना पड़ता है और कार्यों का संपादन भली भांति हो, इसके लिए कर्मचारियों को इस कार्य से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विशेषताओं के पश्चात नौकरशाही तंत्र का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है जातिगत नौकरशाही। इस नौकरशाही का आधार जाति होता है। इसमें एक विशेष वर्ग होता है जो विशिष्ट जाति के व्यक्ति को काम पर लगाता है। मार्क्स ने लिखा है कि उच्च जाति के लिए ऐसी योग्यताएं कर दी जाती हैं कि उसमें एक विशेष वर्ग को ही प्राथमिकता मिलती है। दूसरा है अभिभावक नौकरशाही। इस नौकरशाही में ऐसे विद्वानों का आधिपत्य होता है जो शास्त्रोक्त उच्चारण में दीक्षित हों। इस प्रकार की पद्धति में न्यायपूर्ण, शुद्ध, कार्यकुशलता, दक्षता आदि होते हैं और दूसरी ओर अनुत्तरदायित्वपूर्ण अधिकार भी इनके पास होता है। संरक्षक नौकरशाही, इसे लूट पद्धति के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार की नौकरशाही में प्राविधिकी कुशलता की कमी के कारण इसे दोषपूर्ण माना है। योग्यता के आधार पर नौकरशाही, यह नौकरशाही की वह व्यवस्था है जिसमें अधिकारियों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है। इसके आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा सेवाओं के लिए अच्छे कर्मचारियों का चयन किया जाता है। अधिक से अधिक जनता की सेवा करें, इसलिए इनका चयन किया जाता है। वे एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, इसके लिए इसका चयन किया जाता है। ये नौकरशाही का वर्गीकरण है। इसके पश्चात नौकरशाही के दोष। नौकरशाही व्यवस्था में लाल फीताशाही पाई जाती है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक निश्चित पद्धति अपनाई जाती है, जिसके कारण जनता के कार्यों में विलंब होता है। दूसरा दोष इसका ये है कि अधिकारियों में एक अहम की भावना का विकास होता है। वे स्वयं को उच्च एवं समाज से अलग समझने लगते हैं। तीसरा, नौकरशाही में कार्य करने वाले व्यक्ति लकीर के फकीर होते हैं। कार्य में चाहे जितना विलंब हो, मगर नियम के तहत ही वो कार्य करते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। चौथा दोष ये है कि नौकरशाही व्यवस्था में अधिकारी जो होते हैं वो अपने अंदर एक औपचारिकता का विकास कर लेते हैं। पांचवा दोष ये है कि नौकरशाही में कर्मचारी रोज़ नए नए अधिकारों की मांग करते हैं। नौकरशाही व्यवस्था वर्ग चेतना को भी प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद।